हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बायो अमन और सभी का स्वागत करता हूँ बायो अमन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एवं सेल डिवीज़न का इंट्रोडक्शन, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। आज हम जो चैप्टर जो हमें बताना चाहता है, जो हमें चैप्टर सिखाना चाहता है, कुछ टर्म है ना, उन टर्म्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि चैप्टर हमारा आसान हो जाए। तो बहुत आसान तरीके से सारा कुछ आपको बहुत डिटेल में जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए कोशिका चक्र एवं विभाजन की, सेल साइकिल की, तो कोशिका का एक चक्र होता है जिसमें से एक मदर सेल होती है ना। जैसे आप सभी लोगों का विकास, आप सभी किससे जन्म लिए हैं? आप लोग बोलेंगे मदर से, है ना, सभी लोग मदर से लिए हैं। तो मदर सेल से डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है ना। एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही हैं। अगर आप लोगों ने जनन पढ़ा हो तो आप लोग जानते होंगे कि माता के अंदर यानी कि फीमेल के अंदर अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण होता है, और जो है मेल के अंदर, नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एक कोशिका होती है और अंडाणु एक कोशिका होती है। और जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों फैलोपियन ट्यूब पर जाकर के मिलते हैं तो वहां पर द्विकोशिकीय अवस्था, जिसको बोलते हैं युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। फिर वही जाइगोट विभाजित करता है, दो कोशिका से चार कोशिका बनता है, चार से आठ बनता है, 8 से 16 बनता है, 16 से 32 बनता है, 32 से 64 बनता है ना। मॉरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, गैस्टुला स्टेज जाके बनता है वो। तो कोशिकाएं क्या कर रही होती? विभाजित कर रही होती है ना। एक से दो कोशिका बनी, दो से चार, फिर 9 महीने बाद देखा एक छोटा सा बाबू बन गया, है ना। फिर 9 महीने बाद वो प्यारा बच्चा बाहर निकल के आया, घूमा टहला, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, बड़ा होते 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 देखो इतना बड़ा आज हो गया, है ना। वही अपने माँ का प्यारा बच्चा, अपने पिता का दुलारा बच्चा आज बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया? क्योंकि उसकी जो कोशिकाएं थी, उसकी जो सेल्स थी, वो क्या कर रही थी? डिवीजन कर रही थी, है ना। उसकी सेल के अंदर एक साइकिल चल रहा था जिसको सेल साइकिल के नाम से जानते हैं, कोशिका चक्र। और उसी सेल के अंदर, उसी कोशिका के अंदर डिवीजन हो रहा था, एक से दो बन रहा था, है ना, दो से चार बन रहा था, ऐसे करके कोशिकाएं बन रही थी। तो कोशिका विभाजन, है ना, कोशिका, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि मनुष्य का जीव, है ना, यदि कोई जीव है तो उसका शरीर किससे मिलकर के बना होता है? तो उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और हमें पता है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना। यानी कि संरचना देने वाली और फंक्शन, क्रिया करने वाली इकाई होती है क्या? सेल, है ना। वो चाहे एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए क्या होता है। तो हमें पता है कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। हमारे पास ये एक है मदर सेल। कौन सी सेल है? ये है मदर सेल। अब ये मदर सेल विभाजन की, बड़ी हो गई, इसके अंदर दो केंद्रक हो गए, इसके बाद इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ, दो कोशिकाएं ये बना ली। तो ये क्या बना ली? दो डॉटर सेल बना ली। तो ये न्यू सेल है, ये विलुप्त हो गई, है ना। यानी कि इसी, ये मदर सेल मरी नहीं है कि ये मर गई है, इसी मदर सेल से ही डॉटर सेल का निर्माण हो गया है। यानी कि ये जो मदर सेल थी, इसी से ही दो डॉटर सेल का निर्माण हो गया है, ये विलुप्त हो गई है ना। आपके पास एक कमरा था, है ना, तो आप लोग बोलते थे भैया मेरा वहां एक कमरा है, वहां एक कमरा है, उस कमरे के बीच में एक दीवार खड़ी कर दिए। अब कितने कमरे हो गए? अब दो कमरे हो गए। अब आप ये नहीं कहोगे मेरा एक कमरा है, अब तो बोलोगे भैया दो कमरे हो गए वहां पे। तो इसी तरह एक मदर सेल से ही डॉटर सेल। अब इसको मदर सेल क्यों बोला जाता है, इसको डॉटर सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि फीमेल्स, है ना, मदर से ही बच्चे का निर्माण होता है, वही 9 महीने पेट में रखती है गर्भाशय में, है ना। फिर वो डॉटर, डॉटर के अंदर फिर ग्रोथ होगा, फिर वो ग्रोथ करके फिर मदर बनेगी, मदर से फिर वो डॉटर बनाएगी, है ना, इन दो से फिर चार बनेगी, ऐसे करके कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, है ना। तो नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ये जो डॉटर सेल है ना, ये हमारी नई सेल है ना, न्यू सेल है। तो हमने देखा कि जो न्यू सेल है, नई कोशिकाएं पुरानी वाली कोशिकाएं
है ना, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन, ये पूर्ववर्ती कोशिका है। कौन सी कोशिका? ये पूर्ववर्ती कोशिका है। और जब इसमें विभाजन हुआ तब जाकर के नई सेल का निर्माण हुआ। समझ आया ना? आया? आया? जल्दी से वीडियो को लाइक करो सभी लोग। फिर देखो, अब कोशिका विभाजन द्वारा होता क्या है, क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है कोशिका विभाजन? तो कोशिका विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है ना। अगर देखा जाए आपके शरीर के अंदर भी कोशिका विभाजन हो रहा था, तभी आप इतने बड़े हो पाए हैं। पहले आप 6 में थे, याद करिए 6 के दिन कितना पिटते थे स्कूल में, है ना, कितना पापा आपको पीटते थे, मम्मा कितना प्यार करती थी। फिर 7th में गए, फिर 8th में, फिर 9th, फिर 10th, अभी आप 11th में आ गए हो, है ना। तो देखो कि क्या है कि जीवों के आकार में वृद्धि, पहले आप इत्तू से थे, फिर इत्तू से हुए, फिर इत्तू से, फिर इत्तू से, अभी तो इत्तू सा हो गए हो, है ना। तो आपके आकार में वृद्धि हो रही, किसके द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा। फिर देखो, जनन द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन के द्वारा जनन होता है, फिर जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे देखो इंसानों की संख्या कितनी ज्यादा हो गई, है ना। बताओ भारत जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? आप लोग बता सकते हैं? बताइए, डाटा बताइए मेरे को। तीसरा पॉइंट है कि नई पीढ़ी की उत्पत्ति से, है ना, जाति का अस्तित्व बना रहता है। अब अगर आपके मदर या फादर या और भी, है ना, मेरे मदर या फादर से हम ना आए होते, आप लोग ना आए होते, तो क्या अस्तित्व तो बना रहता? एक समय आता सब लोग खत्म हो जाते, है ना। इसीलिए जो है, जो भी व्यक्ति है ना, जो भी जीव है, वो मरने से पहले जनन करके अपने जैसा एक संतान उत्पन्न कर देता है, फिर वो संतान फिर मरने से पहले संतान उत्पन्न कर देता है। इससे जीवों का जो अस्तित्व है, जो बैलेंस है, वो बना रहता है ना। इसे ही जीवन की निरंतरता कहते हैं, इसे ही कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कहते हैं, इसे ही जीवन की निरंतरता कहते हैं। अगला पॉइंट है कि संतति कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में? संतति, जिसको हमने डॉटर सेल बोला, ठीक है, इसी डॉटर सेल को ही संतति कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र का वितरण पीढ़ी दर पीढ़ी नियमित रूप से होता रहता है ना। यदि आप मनुष्य हैं, यदि आप जो है क्या है, मानव हैं, ह्यूमन हैं, तो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो आपके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही हैं। आपके अंदर 49 नहीं है, आपके अंदर 52 नहीं है, 42 ही हैं, 46 ही हैं, ठीक है, यानी कि 23 पेयर, है ना। तो संतति कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होता है, जो जीन होता है, उनका वितरण पीढ़ी दर पीढ़ी नियमित रूप से ही होता रहता है। किसके द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा। फिर है, कोशिका विभाजन जीवन की निरंतरता का भौतिक आधार है। सेल डिवीजन इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, इज द बेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ, है ना। यानी कि कोशिका विभाजन जीवन की निरंतरता का भौतिक आधार है। अगर कोशिका विभाजन ना हो तो हम जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, है ना। उतना छोटा सा बच्चा 9 महीने बाद आएगा, उतना ही छोटा रह जाएगा, हो गया। अगर उसकी कोशिकाएं विभाजित ना हो तो, अगर वो 2 से 4 से 8, 10 से 12 से जो है 18 से 36 से 32 ऐसे करके ना बन रही हो, तो उतना ही छोटा ही रह जाए वो, है ना। इसलिए जरूरी है क्या? सेल डिवीजन, है ना, कोशिका विभाजन। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। आप लोग लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा दूं अब। चलिए, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स आएंगे, कुछ साइंटिस्ट के नाम आएंगे, है ना। यानी कि हिस्ट्री ऑफ सेल डिवीजन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं और नीट के अंदर भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्या है? हिस्ट्री ऑफ सेल डिवीजन, है ना। कोशिका विभाजन का इतिहास। कोशिका विभाजन के इतिहास में सबसे पहले जो वैज्ञानिक का नाम आता है, उनका नाम है नेगेली, है ना। 1 सेकेंड। 1846 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है नेगेली। आप लोग लिख सकते हैं इसको,
ठीक है। निगेली बोलते हैं कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। निगेली क्या बोलते हैं कि इन्होंने एक मत प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। कौन प्रस्तुत किया? निगेली ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों ने सुना होगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, है ना, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, है ना, पूछा बताया होगा, बताइए ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया? किसने दिया बताइए? क्वेश्चन आता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, आपने वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, रुडोल्फ विर्चो। किसने? तो ओमनी सेलुला ई सेलुला जो स्टेटमेंट है वो रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 में दिया था। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गए, पहला निगेली, दूसरा रुडोल्फ विर्चो, है ना। इन्होंने क्या दिया? रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला एसेलुला का स्टेटमेंट दिया, यानी कि इस चीज को इन्होंने बोला कि ये मत सही है, जो हमारे भाई निगेली ने दिया है वो सही बताया है ना। किसने बोला? रुडोल्फ विर्चो ने बोला। 2 पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए ना। बताओ, इसको आप लोग नोट डाउन करो। तीसरा पॉइंट आता है, सन 1870 में आते हैं स्टार्स बर्गर नामक वैज्ञानिक, है ना। 1870 में आते हैं कौन से वैज्ञानिक? स्टार्स बर्गर। अब सन 1870 में जो स्टार्स बर्गर आते हैं, ये बताते हैं कि कोशिका द्रव्य एवं न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन किसके लिए? तो स्टार्स बर्गर ने पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का वर्णन किया। सबसे पहली बात कि पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का वर्णन किया, ठीक है। और इन्होंने लिखना, स्टार्स बर्गर ने कोशिका द्रव्य एवं न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द का प्रयोग भी किया। क्या किया? स्टार्स बर्गर ने कोशिका द्रव्य एवं न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द का प्रयोग भी किया, स्टार्स बर्गर ने, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक आते हैं फ्लेमिंग, सन 1822 में। 1822 में वैज्ञानिक आते हैं, अब इसमें इंक जान दो, है ना, जिनका नाम है फ्लेमिंग। तो इन्होंने पादप कोशिका में जो है कोशिका विभाजन का वर्णन किया। तो फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक थे, जो 1822 में आए थे, 1822 में, हाँ 1822 यार, 1822, 1870, 1882, सॉरी गलती हो गई, 1882 में फ्लेमिंग आते हैं। उन्होंने जो है जंतु कोशिका में, किसमें? तो उन्होंने जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन का वर्णन किया। लिखो इस पॉइंट को कि फ्लेमिंग 1822 इसमें में आते हैं फ्लेमिंग, जिन्होंने प्राणी की कोशिका में कोशिका विभाजन का वर्णन किया और उन्होंने माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया। कौन सा? माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया। अब हम आपको समझा देते हैं माइटोसिस क्या होता है। तो देखो, माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। देखो, जैसे एक कोशिका है ना, इसके अंदर है 46 गुणसूत्र, ठीक है। कितने हैं? 46 गुणसूत्र। अब इस कोशिका का विभाजन होगा, इस कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी, है ना। लेकिन कोशिकाएं तो 2 हैं, लेकिन उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, जिसकी वजह से इसके भी केंद्रक में 46 गुणसूत्र होंगे और इसके भी केंद्रक में 46 गुणसूत्र होंगे। अगर फिर इस कोशिका का विभाजन होगा, कौन सा? माइटोसिस, तो फिर इससे बनेगी 2 कोशिकाएं, इससे बनेगी 2 कोशिकाएं, लेकिन दोनों कोशिकाओं के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे? तो वो 46 गुणसूत्र ही होंगे। किसके द्वारा? माइटोसिस डिवीजन।
इसको बोलते हैं माइटोसिस। अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तो उसे बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन। तो आपको पता चल गया ना, मियोसिस माइटोसिस अभी आएगा, है ना। तो माइटोसिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1822 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब बात करते हैं 1887 में, है ना। 1887 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है क्लाइचर। क्लाइचर 1887 ईस्वी में क्लाइचर नामक एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने बताया, किस शब्द का प्रयोग किया? तो क्लाइचर ने बताया कि कैरियोकाइनेसिस अर्थात कोशिका जो है विभाजन का अध्ययन किया, है ना। इन्होंने कैरियोकाइनेसिस शब्द का प्रयोग किया, यानी कि इन्होंने किस चीज में अध्ययन किया? इन्होंने कोशिका विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, सॉरी कोशिका नहीं, केंद्रक विभाजन, है ना। इन्होंने केंद्रक विभाजन का अध्ययन किया। ठीक है, कब? 1887 ईस्वी में। ये जो केंद्रक है, ये देखो एक केंद्रक था, फिर इस केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण हो गए। गुणसूत्रों की संख्या समान है लेकिन दो केंद्रक का निर्माण हो गए, है ना। इसको बोलते हैं केंद्रक का विभाजन। केंद्रक के विभाजन को बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं कैरियोकाइनेसिस। कौन सा टर्म यूज करते हैं? तो यूज करते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ये केंद्रक है और इसके जो बीच में पाया गया है ये है कोशिका द्रव्य, है ना, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के विभाजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस याद रखना। अब देखो, फिर एक वैज्ञानिक आते हैं सन 1800 जो है 1887 में। 1887 में दोनों वैज्ञानिक जो है साथ साथ ही आए हैं। ये भी जो है मस्त वैज्ञानिक थे जिनका नाम है व्हाइटमैन। क्या नाम है? व्हाइटमैन। तो व्हाइटमैन वैज्ञानिक, इन्होंने साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन का अध्ययन किया। साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन, किसका अध्ययन? कोशिका द्रव्य विभाजन का अध्ययन किया। किसने किया? तो व्हाइटमैन ने किया। कब किया? 1887 ईस्वी में किया। फिर देखिए, हमने माइटोसिस डिवीजन पढ़ लिया, माइटोसिस समझ लिया। अब हम समझेंगे मियोसिस। इसके लिए एक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था जेबी फार्मर और दूसरे थे जेई मोरर, है ना। जेबी फार्मर एंड जेई मोरे। तो जेबी फार्मर और जेई मोरे ने सन 1903 ईस्वी में, ठीक है, कब? तो सन 1903, 1953, 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में मियोसिस शब्द का प्रयोग किया, है ना। मियोसिस के बारे में बताया। मियोसिस क्या होता है? तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन मतलब देखो, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस दो होता है ना। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। तो देखो, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? अगर ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो जाहिर सी बात है कोशिकाएं तो दो निर्माण होंगी, है ना। याद रखना, माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो डॉटर सेल बनती हैं। ये देखिए, ये दो डॉटर सेल बनी, ठीक है। लेकिन मियोसिस से चार डॉटर सेल का निर्माण होता है, चार, जब मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है, क्योंकि ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है। स्टेज फर्स्ट 46 क्रोमोसोम थे इसके पास, कितने? 46। दो कोशिकाएं बनी, एक और दो, ठीक है, दो बनी। इसके अंदर केंद्रक, इसके अंदर केंद्रक। 46 गुणसूत्र है। यदि मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस डिवीजन का फर्स्ट हुआ, तो गुणसूत्र आधे हो गए, यानी कि इसमें भी गुणसूत्र कितने हो गए? 23। इसमें कितने हो गए? 23। अब इन्हीं कोशिकाओं में शुरू होगा मियोसिस सेकंड, मियोसिस डिवीजन सेकंड। मियोसिस डिवीजन सेकंड से भी दो कोशिकाएं का निर्माण होगा, लेकिन उसके अंदर याद रखना, उसके अंदर केंद्रक आधे नहीं होंगे। मियोसिस डिवीजन में केंद्रक वो जो सॉरी गुणसूत्र आधे नहीं होते, गुणसूत्र समान होते हैं, लेकिन कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। दो थी, चार हो गई। तो इसके अंदर 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, है ना। यदि 46 गुणसूत्र वाली कोशिका से जो मियोसिस डिवीजन होता है तो
कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो आधे हो जाते हैं, है ना। इसी मियोसिस डिवीजन से ही स्पर्म का निर्माण होता है। किसका? स्पर्म का, ओवम का। आपको पता है स्पर्म और ओवम अगुणित कोशिका होती है, हैप्लॉइड होती है। उसके अंदर 46 गुणसूत्र नहीं रहते हैं, 46 क्रोमोसोम नहीं रहते हैं। स्पर्म और ओवम के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम रहते हैं। स्पर्म के अंदर 23, ओवम के अंदर 23। जब दोनों फ्यूज करते हैं तो 46 क्रोमोसोम जो है बना लेते हैं। 46 में वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। 50% चांसेस मेल की रहती है, 50% चांसेस फीमेल की रहती है। ठीक है, तो ये था माइटोसिस, मियोसिस। याद रखना, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और किसने प्रस्तुत किया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी एक और है, होवर्ड और पेले नामक दो वैज्ञानिक थे। कौन से? होवर्ड एंड पीले। होवर्ड और पीले नामक जो वैज्ञानिक थे वो आए थे 1953 में। कब आए थे? 1953 में। उन्होंने कोशिका चक्र के अंदर, क्या था? कोशिका चक्र की विभिन्न प्रवस्थाओं की खोज की थी, है ना। कोशिका चक्र की, कोशिका चक्र की विभिन्न प्रवस्थाओं की खोज की थी, है ना। कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल। सेल साइकिल, अगर सेल साइकिल की फेज देखी जाए, कितनी प्रवस्थाएं होती हैं, तो सेल साइकिल की दो प्रवस्था होती है। पहली होती है जिसको बोलते हैं इंटरफेज, अंतरा प्रवस्था, और दूसरी होती है यम फेज, सूत्री विभाजन, यम प्रवस्था। इंटरफेज के अंदर तीन चीजें होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होती है जीवन फेज, दूसरा होती है यश फेज, और तीसरा होती है G2 फेज। अभी आगे पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, यम प्रवस्था के अंदर 4 फेजें होती हैं। यम प्रवस्था यानी कि कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। पहला होता है मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर प्रोफेज। पहला होता है प्रोफेज, सॉरी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर टीलोफेज। 4 प्रवस्थाएं, 1 2 3 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अभी इन चारों के बारे में, ये सेल साइकिल, इंटरफेज, एमफेज के बारे में डिटेल से बात करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा, याद रखना। क्योंकि मैं एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको ये रेफरेंस बुक से भी पढ़ाता हुआ चलूंगा। एक एक डाउट आपके क्लियर करते चलूंगा, आपके मन में एक भी जो है डाउट नहीं रहने दूंगा, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद है मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ढेर सारा कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।